हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। मोशन इन अ प्लेन के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको यह समझाया था कि 2D मोशन क्या होता है। 2D मोशन 1D मोशन से किस तरह से अलग है। 1D का जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको 2D में किस तरीके से अप्लाई करते हैं। वेक्टर का क्या एप्लीकेशन है 2D मोशन में, क्योंकि 2D मोशन में कोई बहुत एडवांस्ड एप्लीकेशन नहीं होता मोशन का, बस वेक्टर का एडवांस्ड एप्लीकेशन जरूर होता है। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि 2D मोशन समझने के लिए, 2D मोशन अच्छे से पढ़ने के लिए आपको वेक्टर आना चाहिए। तो 2D मोशन स्टार्ट करने से पहले आप वेक्टर के लेक्चर्स को कंप्लीट करिए एक बार, क्योंकि वेक्टर असल में आपको महसूस होगा कि 2D मोशन के लिए ही बना है। 2D मोशन 1D मोशन से कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बट वेक्टर का एप्लीकेशन 2D मोशन में ज्यादा हो जाता है। और किस तरीके से होता है वो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको समझा दिया है। मोशन इन प्लेन के सेकंड लेक्चर में हम लोग 2D मोशन के कुछ अच्छे सवाल पढ़ेंगे और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री समझेंगे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? 1D मोशन में ऑब्जेक्ट तो एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलता है और उसी पाथ पे अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकता है, एक लीनियर पाथ पे चलता है। बट 2D में ऑब्जेक्ट कर्व पे चलता है, और वो कर्व कैसा हो सकता है? वो कर्व हो सकता है कि सर्कुलर हो, वो कर्व हो सकता है पैराबोलिक हो, पैराबोला का इक्वेशन पढ़ा था आपने। कर्व हो सकता है स्ट्रेट लाइन हो। तो ये पता कैसे करेंगे? वो पता करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज अ पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल। पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री, not equation of trajectory. Path followed by the particle is called trajectory. और equation of trajectory का मतलब है जो path object follow कर रहा है उसका equation कैसा होगा, उसको कहते हैं अपन equation of trajectory. Equation of trajectory is nothing but relation between y-th and x coordinate of motion. कोई भी ऑब्जेक्ट का पाथ कैसा होगा वो उसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से पता चलेगा। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता है क्या? रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अगर मैं यहां पे ए वाई एक्सिस का वाईथ पोजीशन का फंक्शन टाइम की रिस्पेक्ट में लिख दूं टी स्क्वायर, क्या आपको पता चलेगा ये पाथ ऑब्जेक्ट किस पाथ पे चल रहा है? नहीं, क्योंकि ये तो बताएगा कि टाइम के फंक्शन में वाई किस तरीके से चेंज हो रहा है। ऑब्जेक्ट मान लो एक लीनियर पाथ पे ही चल रहा है, अभी वाईथ डायरेक्शन में इसका कोऑर्डिनेट टाइम पे किस तरीके से डिपेंडेंट है वो बताएगा। अगर y इज इक्वल टू टी है मतलब ये लीनियरली टाइम के साथ बढ़ेगा। इसका ग्राफ कैसा होगा? तो y वर्सेस t इसका ग्राफ ऐसा होगा लीनियर। टी स्क्वायर कर दोगे तो ग्राफ ऐसा होगा, टी क्यूब कर दोगे तो ग्राफ ऐसा होगा, y इज इक्वल टू रूट टी कर दोगे तो ग्राफ ऐसा होगा। क्या ये ऑब्जेक्ट जो पाथ ट्रेवल किया वो पाथ है क्या? नहीं भाई, ये तो बस इतना बता रहा है इसका x कोऑर्डिनेट टाइम इलैप्स को और y कोऑर्डिनेट y एक्सिस को। y और t का रिलेशन ऑब्जेक्ट का पाथ नहीं बताता। अच्छा सर, एक्सीलरेशन और टाइम का रिलेशन ना, एक्सीलरेशन और टाइम का रिलेशन भी ऑब्जेक्ट का पाथ नहीं बताता। ऑब्जेक्ट का पाथ फिर कौन बताएगा? ऑब्जेक्ट का पाथ बताएगा x और y कोऑर्डिनेट का रिलेशन। मान लो कि यहां पे मैं y एक्सिस ले लेता हूं, मतलब y कोऑर्डिनेट लेता हूं, यहां पे x कोऑर्डिनेट लेता हूं। ऑब्जेक्ट इस लाइन पे चल रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। देखो ये x एक्सिस है, ये प्लेन है, y एक्स प्लेन बन रहा है, उस पे ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। तो y t ग्राफ का जो पाथ होता है वो असल में ऑब्जेक्ट के ट्रेवल्ड पाथ को नहीं बताता। y एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का जो बनाता हूं मैं, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का जो कर्व होता है, असल में पार्टिकल इस पाथ पे नहीं चल रहा। पार्टिकल जिस पाथ पे चल रहा तो उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं y वर्सेस x ग्राफ में, ठीक है ना। तो y वर्सेस x के रिलेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है क्या होता है, किसके बीच का रिलेशन है? y और x कोऑर्डिनेट के बीच के रिलेशन को अपन कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब सवाल देखिएगा यहां पे, इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2ti cap plus 4t square j cap, then find equation of trajectory and path followed by the particle।
तो वही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से आपको पाथ पता चलेगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री किसका रिलेशन है, एक्स और वाई का। ढंग से देखिएगा, ये पोजीशन वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर का ये एक्स कोऑर्डिनेट है, तो यहां पे लिख सकते हैं आप कि x इज इक्वल टू 2t, और यहां पे आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 4t स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पोजीशन वेक्टर गिवन था, वहां से आपने एक्स कोऑर्डिनेट निकाले। अरे पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप लिखा था, लास्ट क्लास में समझाया था मैंने सारी बातें। तो x इज इक्वल टू होगा 2t, y इज इक्वल टू होगा 4t स्क्वायर। ठीक है सर, अब क्या, x और y का रिलेशन तो नहीं मिल रहा, x t के फंक्शन में गिवन है, y भी t के फंक्शन में गिवन है। अब एक ही इक्वेशन में दोनों चाहिए मुझे। देखो x t के साथ अपना घूम रहा है, उसका रिलेशन किसके साथ है, t के साथ। x का रिलेशन है t के साथ, y का रिलेशन भी t के साथ। अगर तुम x और y में रिलेशन देखना चाहते हो, जो कि है नहीं अभी, x का रिलेशन किसके साथ है, टाइम के साथ, y का रिलेशन किसके साथ है, टाइम के साथ, तुम इन दोनों को मिलाना चाहते हो, इन दोनों में रिलेशन देखना चाहते हो, तो कौन मदद करेगा, इन दोनों का कॉमन फ्रेंड जिनका इनके साथ रिलेशन है, कौन है वो, टाइम। टाइम यहाँ पे कौन है, टाइम। टाइम मदद करेगा x और y को मिलाने में। कैसे, x इज इक्वल टू 2t, तो यहाँ पे लिख सकते हैं t इज इक्वल टू x बाई 2। क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू x बाई 2। यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए t की वैल्यू को। अरे क्या दिक्कत है, टाइम ही तो वो है दोनों में कॉमन जो x और y को मिला सकता है, दूसरा कौन है जो x और y को मिला देगा। और जब तक x और y नहीं मिलेगा तब तक आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री नहीं बता सकते, क्योंकि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज नथिंग बट रिलेशन बिटवीन y एंड x कोऑर्डिनेट। तो आप क्या करेंगे, t की वैल्यू को लिखेंगे x बाई 2, रखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू 4, t की वैल्यू को क्या रखेंगे, x बाई 2, रख दीजिए बेटा यहाँ पे x बाई 2 का होल स्क्वायर। बताइए क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर बाई 4, 4 से 4 कैंसिल होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अरे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब पैराबोला। इक्वेशन देखा जैसा लग रहा है, ऑब्जेक्ट असल में किस पाथ पे चल रहा है, ऑब्जेक्ट इस पैराबोलिक पाथ पे चल रहा है, ऑब्जेक्ट इस पैराबोलिक पाथ पे चल रहा है। ध्यान से देखिए, आपको कैसे पता चला सर, अरे पैराबोला का ग्राफ यही तो होता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बताओ पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक। अब ये पाथ पैराबोलिक होगा, क्या आपको x और t के रिलेशन को देख के पता चल रहा था क्या, y और t के रिलेशन को देख के पता चल रहा था क्या, नहीं सर, ये देख के पता तो नहीं चल रहा था। तो कैसे पता चला, y और x के रिलेशन को देख के पता चला। ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली इस पैराबोलिक पाथ पे चल रहा है जिसका रिलेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। समझ आ रहा है, थोड़ा सा समझ आ रहा है, आगे देखिए। इफ x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल इज 3 साइन ओमेगा टी आई कैप, कभी कभी पोजीशन वेक्टर डायरेक्टली इस तरीके से दिया होता है, या x एंड y कोऑर्डिनेट अलग अलग दिया होता है, कोई खास बात नहीं इसमें। मान लीजिए ये दिया हुआ है j कैप, देन फाइंड ट्रेजेक्ट्री, देन फाइंड ट्रेजेक्ट्री। कैसे निकालेंगे ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री बताइए क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से, ट्रेजेक्ट्री कैसे निकलेगा। x और y के रिलेशन को ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। क्या x y के रिलेशन में है ना, x किसके साथ रिलेशन बिठाए हुए, टाइम के साथ, आई कैप। y का रिलेशन किसके साथ है, टाइम के साथ। ये टाइम ही जो है जो इन दोनों को मिलाएगा। यहाँ पे कैसे मिलाया था टाइम, तो यहाँ से t का वैल्यू x के टर्म्स में निकाल के इसमें t को पुट कर दिया था, t एलिमिनेट हो गया था और y और x में रिलेशन आ गया था। ओके, यहां पे आप देखेंगे, क्या t निकाल के मैं यहां रख दूं, नहीं सर, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। t निकालने के लिए साइन इनवर्स का फंक्शन बनेगा। फिर कुछ ऐसा करो, जरूरी नहीं है कि t का वैल्यू निकाल के तुम इसमें पुट करो, तुम्हें तो चाहे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करो, मतलब नहीं है। तुम x और y को मिलाओ, और जब x और y मिलेगा तो उनका जो इक्वेशन होगा वही आपके पाथ को बताएगा। अब तुम्हारा अल्टीमेट गोल है x और y को मिलाना। कैसे मिलाओगे, तो बस एक काम करो तुम, कोई खास बात नहीं है। x और y, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, वेक्टर इसलिए लिखा है आई कैप और जे कैप है। x और y का रिलेशन है, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके जोड़ दो, x का होल स्क्वायर प्लस y का, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके जोड़ दो, तो बताओ क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा 2। ऐड करोगे तो ये 3 का होल स्क्वायर क्या कॉमन है, बाहर आ जाएगा। अंदर में क्या बचेगा बोलो, अंदर में बचेगा सर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी तो हो जाता है +1। वायर, फिर तो ये रिलेशन सिंप्लीफाइड होता हुआ दिख रहा है। क्या, ये जब 1 ही हो गया तो यही तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गया। कैसा है पाथ, सर्कुलर। क्यों, क्योंकि ये जो इक्वेशन आया है एग्जैक्टली सर्कल का इक्वेशन है, तो पाथ कैसा होगा, सर्कुलर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर। तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 3 मीटर। ये साहब आंसर होगा। और देखिए
यहां पे फंक्शन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, इफ पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू, देखिएगा प्लीज, 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी, ये बेटा आई कैप है और ये जे कैप है। बताइए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसा होगा? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे निकालेंगे? तो x और y कोऑर्डिनेट गिवन है, उसको अलग अलग करिए। तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 साइन ओमेगा टी और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 4 कॉस ओमेगा टी, राइट। यहाँ पे भी वही काम था, बट यहाँ पे जो मल्टीप्लायर था कांस्टेंट था, x और y का सेम था, तो इसलिए वो कॉमन आ गया। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी क्या हो गया? 1। लेकिन यहाँ पे कॉमन नहीं आएगा। जब ये दो इक्वेशन आपने निकाला है, बहुत बड़ी इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके आप ऐड कर दोगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये होगा 3 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये होगा 4 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, तो दिक्कत आएगा। लेकिन आपको तो चाहे जो करना पड़े, एक्स और वाई को मिलाना है, तो एक काम कर सकते हैं, 3 को नीचे ले आए तो ये होगा एक्स स्क्वायर बाई 9, अरे 3 को नीचे ला के स्क्वायर किया है, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसको भी नीचे लाओ और स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अपन ने क्या किया? 3 को नीचे रखा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे इस इक्वेशन में 4 को नीचे रखा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई सॉरी शक्तिमान गलती से मिस्टेक हो गया, ये यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर 16 आएगा, इज इक्वल टू 1। कैसा पाथ है ये? इलिप्टिकल। ये पाथ सर्कुलर नहीं है। कैसा पाथ है ये? इलिप्टिकल। और कैसा इलिप्स बनेगा? बहुत इजी, आप बना सकते हैं, कोई खास बात नहीं। अच्छा सर, और बढ़िया सवाल दिखाओ। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैंने 2 सवाल कराया है, ये वाला, इन दोनों में कुछ सिमिलरिटीज़ है, और वो है साइन और कॉस का। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि उसमें साइन और कॉस दोनों के मल्टीप्लायर में 3 था, और यहाँ पे एक के मल्टीप्लायर में 3 है, दूसरे के मल्टीप्लायर में 4 है। तो इससे क्या डिफरेंस हुआ? इससे डिफरेंस हुआ कि उस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, क्योंकि एक्स के लॉन्ग भी रेडियस 3 मीटर और वाई के लॉन्ग भी रेडियस 3 मीटर। ये पाथ है आपका सर्कुलर उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो उसके नीचे चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं। और इसमें पाथ कैसा है? इसमें पाथ है आपका इलिप्टिकल। एक्स के लॉन्ग रेडियस होगा 3 एंड वाई के लॉन्ग रेडियस होगा 4, तो ऐसा बनेगा बेटा, इतना भी ज़्यादा नहीं, कुछ ऐसा होगा। इसके लॉन्ग जो रेडियस होगा ये होगा आपका 4 मीटर, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग रेडियस होगा 3 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया? ये कैसा है? ये है आपका इलिप्टिकल। कैसा बेटा? इलिप्टिकल। और ये कैसा आपका? सर्कुलर। क्या आपको थोड़ा समझ आया? कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत इजी है, ठीक है ना बेटा। अब जब मैं ये 2 सवाल करा देता हूँ तो बच्चा एक कन्फ्यूज़न पाल लेता है। सॉरी, स्क्रीन पॉज करके लिख लेना है, मिटा दिया मैंने, तुम पीछे चले जाओ, मुझे जब मैं यहाँ पे था मुझे रिवाइंड करो, स्क्रीन पॉज करके लिखो, ठीक है भाई। देखो, बच्चा कन्फ्यूज़न पाल लेता था, कुछ अच्छा कंसेप्ट सिखाना चाहता था, इसलिए मैंने मिटा दिया। बच्चा कन्फ्यूज़न क्या पाल लेता है? बच्चा कन्फ्यूज़न पाल लेता है कि अगर साइन और कॉस में हो तो पाथ या तो सर्कुलर होगा, नहीं तो इलिप्टिकल होगा। और कैसे निकालता है वो? देखो, वो याद कर लेता है कि साइन और कॉस दोनों का मल्टीप्लायर सेम है, 3 3 4 4 5 5 है, तो पाथ पक्का सर्कुलर होगा। और अगर दोनों का मल्टीप्लायर यहाँ पे साइन के आगे मल्टीप्लाई 3 से और कॉस के आगे 4 से है, तो पाथ इलिप्टिकल हो जाएगा। बच्चा रट लेता है, उसमें कोई बुराई नहीं, बच्चा सही रट रहा है, आंसर तो एकदम वही बात है। अगर यहाँ पे 4 4 होता तो भी सर्कुलर होता, 5 5 होता तो भी सर्कुलर होता, 6 6 होता तो भी सर्कुलर होता, 10 10 होता तो भी सर्कुलर होता, यहाँ पे 3 2 होता तो इलिप्टिकल होता, 6 9 होता तो भी इलिप्टिकल होगा। अगर ये दोनों मल्टीप्लायर डिफरेंट है तो इलिप्टिकल होगा, और ये अगर ये दोनों मल्टीप्लायर सेम है तो सर्कुलर होगा। रट लो, कोई बुराई नहीं, लेकिन आंख बंद करके मत रटना, क्योंकि आगे देखो, साइन और कॉस होते हुए मैं पाथ बदल देता हूं। पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट इज, समझना प्लीज, पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3 साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस 4 साइन ओमेगा टी जे कैप। अब बताओ ऑब्जेक्ट किस तरह के पाथ पे चल रहा होगा, सर्कुलर है या इलिप्टिकल? तो सॉल्व करके ही देखेंगे, रफ्तार में आंसर नहीं बोलेंगे। ढंग से सुनिए, x है तो x को बोलेंगे 3 साइन ओमेगा टी। यहाँ पे y को क्या बोलेंगे? वाइट कोऑर्डिनेट है, पोजीशन वेक्टर वाइट कोऑर्डिनेट है, वाइट कोऑर्डिनेट होगा आपका 4 साइन ओमेगा टी। अब हमें क्या करना है?
हमारा गोल नहीं था इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करना, हमारा गोल ये नहीं था कि दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करना है, हमारा गोल टाइम को एलिमिनेट करना था। और टाइम जिस तरीके से आसानी से एलिमिनेट होगा हम करेंगे। तो यहां पे देखो x किसके साथ घूम रहा है, टाइम के साथ, y किसके साथ घूम रहा है, टाइम के साथ। टाइम एलिमिनेट करना हमारा गोल है। कैसे होगा, दोनों को डिवाइड कर दे। जैसे आप डिवाइड करोगे तो यहां पे देखोगे 3 x बटा वाई, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो ये होगा 3 sin ओमेगा टी, होगा 4 sin ओमेगा टी, साइन से साइन कटेगा 3/4, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 4x/3। बताओ पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, यस, पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी स्ट्रेट लाइन। तो बेटा क्या रखना चाहिए हमें, बिल्कुल भी नहीं। देखिए यहाँ पे पाथ कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन। ऐसा एक और फंक्शन में दिखाता हूँ, जबरदस्त फंक्शन दिखाता हूँ। देखो x मान लो गिवन है साइन स्क्वायर टी, है ना, एंड y कोऑर्डिनेट गिवन है 1 प्लस या 4 प्लस कॉस स्क्वायर टी, देन ट्रेजेक्ट्री बिल कैसा पाथ होगा। अब देखो x साइन स्क्वायर टी गिवन है, y दिस गिवन है, सिंपल x प्लस वाई कर दो, सिंपल x प्लस दोनों इक्वेशन को ऐड करो तो साइन स्क्वायर टी ये हो जाएगा तुम्हारा 4 प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस ये साइन स्क्वायर टी प्लस ये साइन स्क्वायर टी। तो कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी क्या हो जाएगा 1, तो सिंपल आ गया y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। बताओ पाथ कैसा दिख रहा है आपको, पाथ दिख रहा है आपको स्ट्रेट लाइन। तो चारों ही फंक्शन में साइन कॉस का ही कॉम्बिनेशन है और चारों में आंसर अलग है। तो क्या ये रटना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं रटना चाहिए, आपको ढंग से सॉल्व करना चाहिए। और आप देखोगे एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिख जाएगा बहुत आसान है। 1-2 लाइन का तो सॉल्यूशन है भाई, 1-2 लाइन का तो सॉल्यूशन। स्क्रीन पॉज करो और फिर से ये पूरा लिखो। अभी तक के क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि मैंने पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बता के एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट अलग अलग बता के आपसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पूछा था। बट हमेशा ऐसे नहीं होगा, कभी कभी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में गिवन होगा, फिर आपसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पूछा जाएगा। तो देखिएगा यहां पे सवाल, इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट v वेक्टर इज इक्वल टू 3ti कैप प्लस tj कैप, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो यहां पे समझिएगा हमें क्या गिवन है, हमें तो बेटा ये वेलोसिटी गिवन है एक्स एक्सिस का और ये वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी गिवन है और हमसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पूछेगा। कोई खास बात नहीं है। अपन क्या करेंगे कि इसको लिख लेंगे vx, तो अपन लिखेंगे vx दैट इज इक्वल टू dx/dt एंड 3t स्क्वायर। अच्छा, ये है आपका vy दैट इज इक्वल टू dy/dt एंड दैट इज इक्वल टू t, दैट्स इट। अच्छा सर अब क्या किया जाए, सॉरी ये क्या किया अपन ने, 3t तो है, स्क्वायर का है बेटा 3t और ये t। अब क्या किया जाए, अब देखिए ध्यान से, इस dt को यहाँ ले जाएंगे तो dx इज इक्वल टू सिंपल हो जाएगा 3t इंटू dt। और मान लो यहाँ पे स्क्वायर भी होता तो कोई खास बात नहीं, यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए तो यहाँ पे dy आपका हो जाएगा t स्क्वायर इंटू dt, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो dx का इंटीग्रेशन मान लीजिए 0 से x के बीच में कर रहे हैं, 0 से t के बीच में कर रहे हैं, तो ये आपका x कोऑर्डिनेट आ गया किसी t टाइम पे, वो हो जाएगा 3t स्क्वायर/2। अरे बेटा 3 कांस्टेंट और t इंटू dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर/2, और बेटा ये y आ जाएगा आपका t³/3। अब क्या किया जाए, अब सिंपल सी बात है, y और x के बीच में हमें क्या निकालना है, रिलेशन। तो y और x के बीच में रिलेशन निकालने के लिए t की वैल्यू यहाँ पे निकाल लीजिए, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा √2x/3, स्क्वायर था रूट हो जाएगा। अब यहाँ पे t की वैल्यू रख दीजिए, y इज इक्वल टू 1/3 बाहर रखिए और ये आपका t³ था तो ये t³ और t की वैल्यू ये रख दीजिए, तो 2x/3 टू दी पावर हाफ, अरे रूट है ना तो ये आ जाएगा। सिंपल ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। y इज प्रोपोर्शनल टू x टू दी पावर 3/2, तो ये लाइक पैराबोला होगा, एग्जैक्ट पैराबोला नहीं होता है। अच्छा पावर देखेंगे तो ये थोड़ा सा 1 से ज़्यादा है, तो ग्राफ इसका कैसा बनेगा, y बराबर x है, स्ट्रेट लाइन मान लो ये है और ये पैराबोला है, y इज इक्वल टू x है, ये y इज इक्वल टू x स्क्वायर है, तो इनके बीच में पाथ कुछ ऐसा कर्व्ड होगा, ये पाथ होगा। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत ईजी है, मैंने ग्राफ बनाना आपको सिखाया था। इस तरह के पाथ पे ऑब्जेक्ट चल रहा होगा।
क्या आपको थोड़ा समझ आया? अच्छा, ये तो सर ठीक है। अगर वेलोसिटी गिवन है तो x का वेलोसिटी अलग निकालेंगे, y का वेलोसिटी अलग निकालेंगे। क्या x एक्सिस का वेलोसिटी और y एक्सिस के वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकाल देंगे वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी नहीं होगा क्या? नहीं, जो जिस पाथ पे ऑब्जेक्ट चल रहा है उसका पाथ का जो इक्वेशन होगा वो x और y के बीच होगा। पाथ है ना बेटा, x और y कोऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन है। ये x और y के बीच, x और y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उनके बीच का रिलेशन ट्रेजेक्टरी को नहीं बताएगा। तो अब वेलोसिटी गिवन था तो x का वेलोसिटी अलग लिखा, y का अलग लिखा, फिर आपने x कोऑर्डिनेट निकाला x की वेलोसिटी से, y कोऑर्डिनेट निकाला y की वेलोसिटी से। क्या आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की बात समझ आई यहाँ पे? और देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे अगर ऐसा हो कि इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इफ वेलोसिटी, देखिएगा ध्यान से, वेलोसिटी v इज इक्वल टू, मान लीजिए 2i कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप गिवन है, एक्स जे कैप गिवन है। ये भयंकर सवाल है, आईटी का पूछा हुआ सवाल है। सोल्यूशन देखिएगा कैसे करेंगे। क्या गिवन है बेटा, ध्यान से देखिए। गिवन है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट v इज इक्वल टू v वेक्टर, ए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट v वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस एक्स जे कैप, देन फाइंड पाथ और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। वही टॉपिक ही है तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे आप? ये मुश्किल है क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि देखिए वेलोसिटी आई कैप मतलब x की वेलोसिटी, और x की वेलोसिटी को क्या लिखते हैं? dx बाई dt। तो आप यहां पे लिखेंगे dx बाई dt दैट इज इक्वल टू 2, कोई डाउट नहीं है। बट दैट इज इक्वल टू 2, वेरी गुड। बट यहां पे वाइट डायरेक्शन की वेलोसिटी इसको लिखेंगे आप dy बाई dt एंड दैट इज इक्वल टू x। अब आप इस dt को उठा के यहां रख देंगे तो ये इक्वेशन इंटीग्रेबल है ही नहीं फंक्शन, क्योंकि dy इज इक्वल टू एक्स इंटू डी टी, इसमें 3 वेरिएबल आ गया। इसमें लिखोगे तो dx इज इक्वल टू 2 इंटू डी टी होगा। तो ये वाला देखोगे फंक्शन तो ये इंटीग्रेबल है, क्योंकि इधर dx का इंटीग्रेशन इधर dt का इंटीग्रेशन, लेकिन यहाँ पे x वेरिएबल है, इधर तो dy का इंटीग्रेशन होगा, लेकिन यहाँ पे x इंटू dt है तो ये इंटीग्रेबल नहीं होगा। तो अगर ये इंटीग्रेबल नहीं है तो इसको कैसे सॉल्व करें? तो बच्चा कहता है, और आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा नेट पे, खूब सारे सॉल्यूशन मिलेगा, कहता है कि दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लो, x का रिलेशन टाइम के फंक्शन में आ जाएगा, मतलब x और t का रिलेशन आ गया, इसको लिख लो। फिर यहाँ पे x को टाइम के फंक्शन में पुट करो तो ये t दिख जाएगा, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। जब y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, फिर t के फंक्शन में x निकालो, पहले x को t के फंक्शन में निकाला तो फिर t के फंक्शन में x को निकालो, फिर इस इक्वेशन में रख दो y और x का रिलेशन आ जाएगा। 5-7 लाइन और लगेगा, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं ये भी नहीं करूंगा और मैं एक ही लाइन में नेक्स्ट आंसर लिख दूंगा। कैसे सर? तो देखो, अपन कुछ सोचते हैं, लॉजिकल सोचते हैं। ये सॉल्यूशन आपको किताबों में मिल जाएगा। क्या करेंगे मैंने, अच्छा जो बेसिक मेथड वो एक बार और समझाता हूं मैं। क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स टी का रिलेशन मिलेगा, फिर एक्स की वैल्यू टी के फंक्शन में जो आया उसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो टी का रिलेशन दिख जाएगा यहाँ पे, तो टी का इंटीग्रेशन डी टी करा देगा, फिर इंटीग्रेशन होने के बाद वाई और टी का रिलेशन आ जाएगा, फिर वाई और टी का रिलेशन आ गया, यहाँ पे एक्स और टी का रिलेशन है, फिर टी को एक्स के फंक्शन में निकाल लेंगे, फिर टी को की जगह पे एक्स पुट कर देंगे, फिर आंसर आएगा। मैं क्या कहता हूँ, देखो मैं कहता हूँ इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, तो डी एक्स बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी टी, दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा 2/x। कोई दिक्कत नहीं है सर, dt से dt कट जाएगा, x को यहाँ रखो 2 को यहाँ रखो, तो इक्वेशन क्या मिल रहा देख, 2 इंटू डी एक्स, सॉरी x इंटू डी एक्स, अरे x यहाँ जाएगा तो x इंटू डी एक्स, डी टी डिनोमिनेटर में कट गया, 2 इंटू डी वाई, इंटीग्रेट कर दें। लिमिट दिया है तो ठीक, नहीं तो प्लस सी ऐड कर देना, यहाँ पे इंटीग्रेशन y हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी, पाथ इज पैराबोलिक। आंसर आ गया, आंसर आ गया भाई, देख ले कैलकुलेशन, कुछ नहीं किया। क्या किया, दोनों को डिवाइड किया, dt से dt का dx बाई dy, dx बाई dy इज इक्वल टू 2/x, x यहाँ 2 यहाँ, तो dy का इंटीग्रेशन y और dx इंटू एक्स का इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 2 नीचे लग गया तो एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी, आंसर आ गया। एक बार ऐसा ही सवाल AIEEE में पूछा था। AIEEE में क्या क्वेश्चन पूछा था देखिएगा, इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इन्होंने तो और बढ़िया काम किया, इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट v इज इक्वल टू v वेक्टर इज इक्वल टू y i कैप, देखना इनकी बदमाशी, y i कैप x j कैप, देन पाथ विल बी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी विल बी। सोचो सोचो क्या करेंगे, इन्होंने ऐसा क्या किया जो मुश्किल काम किया। सर हमें तो एक ही जैसा दिखता है सब, काला अक्षर वैस बराबर। अबे रामलाल यहाँ देख,
जो फंक्शन लिखा है ना उसमें वेलोसिटी है, ये x की वेलोसिटी है, तो ये dx/dt है तेरा y, और ये y की वेलोसिटी j क्या है, ये तेरा dy/dt है तेरा x। करेगा इंटीग्रेशन, ये ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों? 3 वेरिएबल x y t, एक ही इक्वेशन है, 3 वेरिएबल इंटीग्रेबल नहीं होते। अब क्या करेंगे, रिप्लेस कैसे करें? तो रिप्लेस करने की कोई जरूरत नहीं है, इनको डिवाइड कर दो। तो सिंपल देखना, dx/dt को डिवाइड कर दो dy/dt से, इज इक्वल टू dy/x आ गया। dt से dt कटेगा, ये dx/dy है, सो उस तरफ लेके जाओगे तो सिंपल आएगा, ये x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू डी वाई। इंटीग्रेट करोगे ये हो जाएगा तेरा x²/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऐड करोगे कुछ y²/2 प्लस इधर भी कॉन्स्टेंट ऐड करोगे। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार बच्चे गलत कर देते हैं। अगर बच्चे यहाँ पे कांस्टेंट ऐड ना करें तो बोलेंगे x² उधर y², तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, नीचे √2 लगा देंगे और ऐसा कोई भी फंक्शन वहाँ पे था ही नहीं। वहाँ पे क्या आंसर था वो भी मैं आपको समझाता हूँ। वहाँ पे था y² इज इक्वल टू x² प्लस c, ये आंसर था। सर हमारा तो ये आ ही नहीं रहा, तेरा यही आ रहा है भाई। ये C2 को इधर ले आ, C1 माइनस C2, कॉन्स्टेंट माइनस कॉन्स्टेंट इज कॉन्स्टेंट। एक्चुअल में कॉन्स्टेंट की वैल्यू आपको पता थोड़ी ना है, तो कॉन्स्टेंट माइनस कॉन्स्टेंट इज कॉन्स्टेंट। तो देखो ये इधर आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू x² प्लस c, दिस इज आंसर। और बिल्कुल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यही है। क्या आपको समझ आ गया? ठीक है। ये अब समझिएगा, एक सवाल ऐसा खूब पूछते हैं कि इफ एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी and acceleration is theta, then path will be अब वो थीटा अगर एक्सेलरेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच में एंगल थीटा है तो पाथ कैसा होगा? तो थीटा तो बताओ कितना है। तो देखो, इफ थीटा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री, इफ थीटा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, तो मान लो कि ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था इनिशियली और एक्सेलरेशन भी इधर है, तो ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन की वजह से जो कि वेलोसिटी के पैरेलल स्पीड बढ़ेगा, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। एक्सेलरेशन का वही कंपोनेंट डायरेक्शन चेंज कर सकता है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। ये पैरेलल एक्सेलरेशन है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, सिर्फ इसकी स्पीड को बढ़ाएगा। मैंने एक्सेलरेशन में खूब चर्चा करी थी। तो पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। और अगर अपोजिट हुआ तो भी पाथ स्ट्रेट लाइन। ऐसा होगा स्पीड कम होता जाएगा, कहीं रुकेगा और फिर डायरेक्शन चेंज कर लेगा, तो पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। तो देखिए पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। तो कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच में आपको एंगल बता देंगे और पूछेंगे कि बताओ पाथ कैसा होगा। ठीक है ना? अच्छा, यहां पे थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। थीटा 0 और 180 डिग्री नहीं है, कुछ और है एंगल। तो उस केस में इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो पाथ होगा आपका पैराबोलिक। पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक। क्यों होगा सर? तो ये मैं थोड़ा समझाऊंगा अभी आगे। अभी तक के लिए मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, ये आपको थोड़ा याद रखना है। बिल्कुल चर्चा करेंगे इस पे। और आप अगर थोड़ा जानते हैं तो प्रोजेक्टाइल पाथ, प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ना तो 0 डिग्री पे होगा ना तो 180 डिग्री पे होगा। अगर 0 और 180 डिग्री पे तो मोशन अंडर ग्रेविटी हो जाएगा, पाथ होगा स्ट्रेट लाइन। देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे, और ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक दो तो पाथ स्ट्रेट लाइन, ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक दो तो पाथ स्ट्रेट लाइन, लेकिन ऑब्जेक्ट को आगे फेंक दो और एक्सेलरेशन नीचे, तो पाथ कैसा होता है इसका? पैराबोलिक। क्यों होता है? तो इक्वेशन डिराइव करके बताऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? अभी तक के लिए थोड़ा याद रख लो। इफ थीटा इज 90 डिग्री ऑलवेज, इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री है। देखो, इफ एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज थीटा एंड थीटा इज ऑलवेज 90 डिग्री। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि थीटा इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री हो तो याद करो, ये तेरा वेलोसिटी और ये तेरा एक्सेलरेशन। अगर एंगल 90 डिग्री हो तो मैंने बहुत समझाया था कि ये एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है वो सिर्फ वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। एक बात बताओ, इधर एक्सेलरेशन मतलब इधर फोर्स, इधर का जो फोर्स है इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं डालेगा। हाँ, इस पे भी कोई फर्क ही नहीं डालेगा। ये एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट को नीचे खींच सकता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकता है। ठीक है? क्या कर सकता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकता है।
लेकिन आपने बोला कि सर ऑलवेज 90 डिग्री, तो बिल्कुल अगर ऑब्जेक्ट थोड़ा घूम के इधर आ गया, मान लो इधर चल रहा है, तो एक्सीलरेशन क्या है कि वेलोसिटी का ऑलवेज परपेंडिकुलर है, तो कंटिन्यूअसली इसके डायरेक्शन को चेंज करता जाएगा, और जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज होगा मोशन का, एक्सीलरेशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। तो ये पाथ हो जाएगा आपका सर्कुलर। कैसा पाथ हो जाएगा? सर्कुलर। ठीक है ना। ये भी कहानी आपको बहुत अच्छे से डिटेल में तब समझ आ जाएगी जब आप सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? सर्कुलर मोशन। तो यहां पे ये तीन, ये केस तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया, इन दोनों पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप अभी याद रखेंगे। स्क्रीन पॉज करके लिखिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। क्वेश्चन गिवन है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ पैराबोलिक पाथ ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छे सवाल है 2D मोशन के। ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ पैराबोलिक पाथ ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर विथ कांस्टेंट स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड इट्स एक्सेलरेशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट ओरिजिन। तो ध्यान से देखिएगा, आपको पैराबोलिक पाथ एक बार बनाना पड़ेगा, तभी आपको विजुअलाइज होगा कंडीशन। देखिए इस तरह के पाथ पे ऑब्जेक्ट चल रहा है, y वर्सेस x का रिलेशन भी गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। अब बताइए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपको क्या चाहिए? एक्सेलरेशन। आप क्या करेंगे? इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करिए। अब आप देख पा रहे होंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सर हमने ऐसे सवाल तो खूब किए थे, बट वहाँ पे y का रिलेशन x के साथ, y कोऑर्डिनेट का रिलेशन टाइम के साथ गिवन था, और x कोऑर्डिनेट का भी रिलेशन टाइम के साथ गिवन था। फिर उसको डिफरेंशिएट करके हम आसानी से सॉल्व कर लेते थे। बट ये तो y x का रिलेशन है सर, अब कैसे करेंगे आप? देखिए कैसे करेंगे, समझिए। जब इसको टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा ये होगा आपका dy बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू, इधर टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी। जब आप x है यहाँ नीचे t नहीं कर पा रहे हैं तो dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर दीजिए। इस dx को उठा के यहाँ रखिए और इस dx को पीछे ले जाइए, तो dx स्क्वायर बाई dx क्या हो जाएगा? 2x, और यहाँ पे बचेगा dx बाई dt। कोई खास बात नहीं बेटा। अच्छा, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ vy इज इक्वल टू 2x इंटू वी एक्स। वाई और x का रिलेशन दिया था, तो यहाँ पे y डायरेक्शन की वेलोसिटी आ गया टाइम से डिफरेंशिएट करके, और ये x डायरेक्शन की वेलोसिटी आ गया। अब आपको एक्सीलरेशन चाहिए तो एक बार और डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बताओ वेलोसिटी का एक्सीलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बट ये y डायरेक्शन की वेलोसिटी है, तो ये होगा y डायरेक्शन का एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे x भी है और vx भी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक को कांस्टेंट रखिए, दूसरे को डिफरेंशिएट करिए। आपको प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा। तो अच्छे से जब आप यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए बेटा x का डिफरेंशिएशन करिए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो vx कांस्टेंट होगा, प्लस जब आप vx का करेंगे तो x कांस्टेंट होगा dvx बाई dt। क्लियर है ये बात? अब समझिएगा dx बाई dt क्या होगा? vx। तो ये रिलेशन आएगा ay इज इक्वल टू, ए वैक्टर लगा लीजिए, ay इज इक्वल टू, ये होगा आपका vx, तो 2vx का स्क्वायर प्लस ये बनेगा x इंटू dvx बाई dt हो जाएगा आपका ay, सॉरी ax। अरे भाई रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन ही तो होगा। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे है। अगर ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे है तो एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चल रहा है। देखो ना, टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब इस तरफ उसकी वेलोसिटी कुछ vx होगी, और वो कह रहा है कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था, तो अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है तो पूरा का पूरा स्पीड इसका इसी डायरेक्शन में है। वो कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड, और इस डायरेक्शन में इंस्टेंटेनियसली कांस्टेंट स्पीड है, मतलब इस डायरेक्शन का स्पीड कांस्टेंट होने की वजह से इस डायरेक्शन का एक्सीलरेशन क्या होगा? 0। अरे भाई जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रहा है उस डायरेक्शन में उसकी स्पीड कांस्टेंट है, मतलब उस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी? 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो यहाँ पे बनेगा ay इज इक्वल टू 2 इंटू वी एक्स का होल स्क्वायर, और vx है कितना? 4, तो यहाँ पे रख देंगे 4 का होल स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई टू 32, तो जवाब आएगा आपका 32 जे कैप आंसर। बिल्कुल ये आंसर होगा। अच्छे से समझिए, थोड़ा रुकिए, अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा समझिए। ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है बेटा, और ऑब्जेक्ट टेंजेंट प्लॉट किया तो मुझे पता चला एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, और ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अगर ऑब्जेक्ट यहां पे होता, इस डायरेक्शन में चल रहा होता, तो इस डायरेक्शन में नेट एक्सीलरेशन 0 आना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज नहीं हो रही, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो रेट ऑफ चेंज इन स्पीड क्या है? 0 है। मतलब जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रहा होता है उसी डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन आए वो होता है आपका रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है वो। ये मैंने आपको काइनेमेटिक्स 1D रेक्टिलिनियर मोशन में एक्सीलरेशन समझाया था। देखो दो तरह का एक्सीलरेशन होता है। मान लो वेलोसिटी इधर है, ये एक्सीलरेशन इधर है,
तो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे, एंगल भी थीटा मान लो, तो ये होगा तेरा a cos थीटा और ये होगा a sin थीटा। वो एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के एग्जैक्टली पैरेलल हो उसको अपन at कहते हैं, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड कहते हैं, और वो एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो वो उसको ac कहते हैं। ये एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन perpendicular to the component of acceleration perpendicular to the velocity is responsible to change in direction of velocity, and component of acceleration parallel to the velocity is responsible to change in speed। मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन जीरो होगा क्योंकि इसका स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड क्या है? कांस्टेंट। अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा तो स्पीड चेंज कर देगा, और ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था, मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही, स्पीड चेंज नहीं हो रहा। तो ओरिजिन दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन और कांस्टेंट स्पीड, क्योंकि ओरिजिन पे ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे चल रहा है और जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रहा है कांस्टेंट स्पीड होने की वजह से उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होगा, मतलब एक्स की वैल्यू इस इंस्टेंट पे जीरो होगा। तो एक्स ये रहा आपका, ये जीरो हो गया, तो ये आंसर आ गया। आपको समझ आया क्या? स्क्रीन पॉज करके अच्छे से लिखिए, बहुत बढ़िया सवाल है। स्क्रीन पॉज करिए बेटा, स्क्रीन पॉज करिए और अच्छे से लिखिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है? अच्छा सवाल है। इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ वेलोसिटी 3 sin t i कैप प्लस 3 cos t j कैप। बढ़िया है, आई टी के लेवल का सवाल है। v इज इक्वल टू 3 sin t i कैप 3 cos t j कैप। देन फाइंड डिस्टेंस नॉट डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है 1D से ही कि अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो तो ईजी होता है, बट अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ जाए तो थोड़ा टफ होता है। आपसे क्या पूछा है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं आप? एक बात सोचो, डिस्टेंस क्या होता है? क्या मैं कह सकता हूं स्पीड इनटू टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस? हां, लेकिन अगर वो स्पीड कांस्टेंट हुआ तो, अगर स्पीड वेरिएबल है तो आप नहीं लिख सकते। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है तो इनफाइनाइटली स्मॉल dt टाइम में चला गया डिस्टेंस, इनफाइनाइटली स्मॉल dt टाइम में चला गया डिस्टेंस इज इक्वल टू होगा इनफाइनाइटली स्मॉल इंस्टेंटेनियस स्पीड इनटू टाइम। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एवरेज डेल्टा टी टाइम में चला गया जो डिस्टेंस होगा बटा टाइम स्पीड होगा, क्योंकि अगर स्पीड कांस्टेंट है, मैं ये कहना चाहता हूं इफ स्पीड इज कांस्टेंट, तो आप जानते हैं ना एवरेज स्पीड इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड, कांस्टेंट स्पीड है। तो अगर स्पीड कांस्टेंट तो आप लिख सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब यहां पे स्पीड कहते किसको है? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को। स्पीड कहते किसको है? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को। तो ये तुम्हारा दिया हुआ है वेलोसिटी, इसका स्पीड निकालोगे मतलब वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। तो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, और वो होगा 3 का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी। तो 3 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो अंदर में बचेगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी। ये सवाल इसी तरीके से फ्रेम किया गया है कि देखिए बड़ा सिंप्लीफाई हो गया, ये 1 हो जाएगा तो जवाब आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टाइम। मैं ये कहना चाहता हूं कि वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन टाइम। यस, डिफरेंट टाइम पे वेलोसिटी डिफरेंट होगा, निकाल के देख लिया। वेलोसिटी इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। एक्स एक्सिस की वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, वाई एक्सिस की वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, नेट वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है जिसको आप स्पीड कहते हैं, अरे मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड कहते हैं। जो इसका मैग्नीट्यूड तुम निकालोगे तो मैग्नीट्यूड बहुत ही सरप्राइजिंगली कांस्टेंट आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के वेलोसिटी को अगर मैं ऐड करके वेक्टर फॉर्म से मैग्नीट्यूड निकालूं तो वो कांस्टेंट है, बट वो जो नेट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, एक्स और वाई में उसका वैल्यू लगातार चेंज हो रहा है। मतलब वेलोसिटी इज वेरिएबल, वेलोसिटी इज वेरिएबल बट स्पीड इज कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो तुम यहां से डिस्टेंस लिख सकते हो, कोई बुराई नहीं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, 3 इंटू 3 सेकेंड में चलेगा 9 मीटर आंसर, 9 मीटर। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो डिस्प्लेसमेंट आपको एक्स का अलग निकालना पड़ेगा, वाई का अलग निकालना पड़ेगा। एक्स की वेलोसिटी ये रही, वाई की वेलोसिटी ये रही, एक्सेलरेशन भी है। देखो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन भी आपको दिखेगा। बट स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है। तो सिंपल यहां पे आप निकाल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं है? जैसे देखो, अच्छा ये क्वेश्चन देखो, इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप,
एंड एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप, देन फाइंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। बहुत अच्छे सवाल अपन कर रहे हैं आज। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, अब सुनो ध्यान से, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन? नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन को टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं कहते हैं। फिर से समझिए, मान लीजिए कि आपका वेलोसिटी वेक्टर इधर है और एक्सीलरेशन वेक्टर इधर है, एंगल बन रहा है ये थीटा। तो एक्सीलरेशन का कंपोनेंट जो वेलोसिटी के पैरेलल होगा ए कॉस थीटा, उसको एक नाम देते हैं उसके टेंजेंट की डायरेक्शन में, और एक्सीलरेशन का कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आएगा ए साइन थीटा, वो है आपका, इससे नॉर्मल एक्सीलरेशन बोलते हैं या इसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोलते हैं। दिस एक्सीलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज इन स्पीड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एंड दिस एक्सीलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज इन डायरेक्शन। जैसे कर्व्ड पाथ भी बनाओ अगर तुम, तो कर्व्ड पाथ पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसके टेंजेंट की तरफ चल रहा होगा v वेलोसिटी से, और मान लो एक्सीलरेशन इधर है, तो इस एक्सीलरेशन का दो कंपोनेंट होगा, ये थीटा है बेटा, तो ये होगा आपका a sin थीटा जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, और इधर होगा आपका a cos थीटा जो कि वेलोसिटी के पैरेलल है। इसको कहते हैं अपन at, और इसको कहते हैं अपन ac। ac इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड at इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज स्पीड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। स्पीड को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल, और इसी को कहते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो आपसे क्या पूछ रहा है वो? at पूछ रहा है। कैसे करेंगे सॉल्व? तो ध्यान से देखिए, दोनों डायग्राम आपको समझ में आ रहा है, तो ध्यान से देखिए आप क्या करेंगे। आप इनका डॉट प्रोडक्ट लीजिए a और v का। तो अगर आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो रिजल्ट स्केलर आता है, और वो क्या आता है? वो आता है आपका va cos थीटा। इफ a एड v के बीच में एंगल है थीटा, एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी के बीच में एंगल क्या है? थीटा। इफ एंगल बिटवीन a एंड v इज थीटा, ये देखो थीटा, तो a cos थीटा को क्या कहते हैं? at। a cos थीटा को अपन कहते हैं at, तो इसको आप लिख देंगे at। at इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट v वेक्टर बाई वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ये आएगा आपका जवाब। बताओ, a और v का डॉट प्रोडक्ट, बहुत अच्छे से मैंने डॉट प्रोडक्ट आपको करना सिखाया था। तो a और v का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा 3, और j का j के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा -4। देखो 3i और i क्या होगा? 3, और i का j के साथ 0, j के i के साथ 0, 4j एंड j -4, 3 -4 होगा -1। तो ये आएगा आपका -1 डिवाइडेड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5, तो आएगा आपका 5। डायरेक्शन को इग्नोर करो, मैग्नीट्यूड की बात करो तो 1 हटा दो, 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। एकदम हाईली कंसेप्चुअल सवाल है, 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना कि जो एग्जाम में आता है ना तो बच्चा गलत ही सॉल्व करता है, कुछ का कुछ करके आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको समझ ही नहीं आता एक्सीलरेशन क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है। तो एक्सीलरेशन मैंने आपको 1.5 घंटे में 2 लेक्चर में एक्सीलरेशन पढ़ाया था। बस मैंने ये नहीं पढ़ाया कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, ऐसे नहीं पढ़ाया था एक्सीलरेशन। डिटेल में आपको एक्सीलरेशन पढ़ाया और डॉट प्रोडक्ट भी पढ़ाया है। तो बताइए, अगर a और v के बीच में एंगल थीटा है तो इनका डॉट प्रोडक्ट, a और v का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? ये देखो ना, a और b या v और a एक ही बात है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट होगा va cos थीटा, और a cos थीटा को आप क्या कह सकते हैं? at। एक्सीलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के पैरेलल वो a cos थीटा होगा, a cos थीटा को अपन क्या कह सकते हैं? at। तो at इज इक्वल टू होगा a डॉट v बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। a डॉट v आपका आ गया 1 और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज 5। -1 आ रहा है तो -1/5 टिक कर लो, अगर ऑप्शन में माइनस नहीं है तो 1/5 भी टिक करोगे, उसका मैग्नीट्यूड 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत अच्छे से क्लियरली आपको समझ आ रहा है? ठीक है, आगे देखो। अब लग रहा होगा सर ये 2D तो बहुत मुश्किल है। नहीं है बेटा, बस ये कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे जो मैंने अच्छे उठाए हैं, इसलिए आपको थोड़ा लग रहा होगा। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। यूँ समझ में आएगा, एकदम ईजी होगा, वो बहुत ईजी होगा प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना? बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए, v इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप, देन फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड। अब ये बहुत अच्छे से सॉल्व करने की जरूरत है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, तो x का डिस्प्लेसमेंट अलग से निकालेंगे, y का अलग से निकालेंगे। देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है x में और y में, देखो ना भाई, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा वेलोसिटी, x का वेलोसिटी भी टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, y का भी नहीं कर रहा। तो ढंग से देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। देखो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अपन करेंगे x का डिस्प्लेसमेंट अलग, y का अलग। तो x का डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड में आएगा 4 और ये आएगा 2, ठीक है ना? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका आ जाएगा, सिंपल वेलोसिटी इनटू टाइम कर दिया यार, ये कांस्टेंट है रामलाल, तू सॉल्व करके देख ले। तो बता क्या आएगा? 4i कैप
और 2j कैप, 4i कैप प्लस 2j कैप, ये आएगा तेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है ना। अब डिस्टेंस कैसे निकालेगा, तो इसका स्पीड, इस वेलोसिटी का स्पीड क्या होगा, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा √3 का होल स्क्वायर, देख 4, 3 का होल स्क्वायर क्या होगा 2 का होल स्क्वायर 4 एंड 1 का होल स्क्वायर 1, तो 4 + 1 बता क्या होगा, √5 आएगा सर। ये हो गया तेरा स्पीड, और कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस आ जाएगा √5 इंटू टाइम 2, तो 2√5 मीटर। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा 2 का होल स्क्वायर 16 एंड 4 का होल स्क्वायर 16 एंड 2 का होल स्क्वायर 4, √20। एंड √20 को मैं लिख सकता हूँ, √20 को मैं क्या लिखूँ, तो √20 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 5, अरे 4 × 5 √20 को, और 4 बाहर आएगा तो 2√5, ये तो चमत्कार ही हो गया यार। ये आपका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और ये आपका डिस्टेंस, दोनों सेम क्यों आ रहा है, दोनों सेम क्यों आ रहा है, ये आपका है डिस्टेंस जो स्पीड इनटू टाइम से निकाला है। कैसे निकाला है, स्पीड इनटू टाइम से निकाला है। ढंग से समझिए, यहाँ पे कंसेप्ट सब सीखने को मिलेगा आपको। ये देखिए क्वेश्चन, ये वेलोसिटी वेक्टर गिवन था, क्या गिवन था, वेलोसिटी वेक्टर। अपने क्या किया, ढंग से देखिएगा, वेलोसिटी वेक्टर गिवन है 2i कैप प्लस j कैप, डिस्टेंस निकालना है, तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या कहते हैं, स्पीड, स्पीड निकाल लिया अपन ने, और स्पीड कांस्टेंट आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस आया √25, और मैंने x का डिस्प्लेसमेंट अलग निकाला, y का अलग निकाला, फिर वेक्टर फॉर्म से उसका मैग्नीट्यूड निकाला, दोनों सेम आया। अब ये कैसे हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस तो तभी सेम होता है जब ऑब्जेक्ट एक लाइन पे चल रहा हो, 1D मोशन हो, एक लीनियर पाथ पे चल रहा हो, तभी तो 1D मोशन, तभी तो आप कहेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। अगर पाथ चेंज हो गया, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गया, तो हमेशा डिस्टेंस ज़्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट से, पक्की बात है। तो आप यहाँ पे गौर से देखो, असल में मोशन ये 2D है ही नहीं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने समझाया था आपको कि एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये 2D मोशन हो जाए, ये जरूरी नहीं है। इसको देख के बताओ ये 2D मोशन है 1D मोशन है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाल लो, स्ट्रेट लाइन आएगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाल लो, स्ट्रेट लाइन आएगा, निकाल लेना, बताया सिखाया है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाले, ऐन मत कर, पढ़ाई ये चीज आपको मैंने, घबराने की जरूरत नहीं कि सर ये कैसे एक्स और वाई दोनों बदल रहा है। इक्वेशन ट्रेजेक्टरी निकाले, स्ट्रेट लाइन आएगा। दूसरी बात ढंग से देख, x की वेलोसिटी कांस्टेंट है, y की वेलोसिटी कांस्टेंट, नेट वेलोसिटी वेक्टर जो आएगा, x की वेलोसिटी 2i कैप, y की वेलोसिटी 1j कैप, नेट वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा, नेट वेलोसिटी वेक्टर इसी लाइन पे चलता रहेगा ऑब्जेक्ट। अरे x में भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, y में भी कांस्टेंट, तो नेट वेलोसिटी वेक्टर जो आएगा एक लाइन पे चलता रहेगा, तो ये y कोऑर्डिनेट और ये x कोऑर्डिनेट बीच में एक लाइन पे चल रहा है, तो स्ट्रेट लाइन ही मोशन तो हो गया। मैंने बताया था आपको कि x और y कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गया है, स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलता जा रहा है। देखो मैंने अभी कराया था इससे पहले सवाल, एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ, लेकिन पाथ स्ट्रेट लाइन आ रहा था। एक्स साइन पे डिपेंड कर रहा है, वाई भी साइन पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन पाथ स्ट्रेट लाइन आ रहा था। इसका क्या मतलब है कि एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट एक सीधी लाइन पे चल रहा है। ऑब्जेक्ट कहाँ चल रहा है, सीधे लाइन पे। तो ये मोशन कैसा होगा, इसमें क्या कहोगे, ये मोशन कैसा होगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मोशन होगा स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन मोशन में विदाउट चेंज इन डायरेक्शन के साथ ऑब्जेक्ट चलेगा, तभी यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम आया है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम आया है। क्या आपको समझ में आ गई ये बात, ठीक है ना। तो स्क्रीन पॉज करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये रहा, दूसरे वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये रहा। ढंग से कर लीजिएगा बेटा, ओवरलैप मत कराइएगा, बहुत आसान है, कोई खास बात नहीं, ये भी कर दिया। अब आगे देखो, ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ये क्या गिवन है, एक्सेलरेशन नहीं, ये वेलोसिटी मान लो, ये वेलोसिटी मान लो। तो वेलोसिटी मानोगे तो इसको फंक्शन को थोड़ा चेंज कर लो, 2ti कैप प्लस 2j कैप। अब बताओ, इसका पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, क्योंकि x का वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, y का वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब y डायरेक्शन में जाने का स्पीड कांस्टेंट है 2j कैप है, बट x का वेलोसिटी डायरेक्टली हमेशा चेंज हो रहा है, x की डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो इसका पाथ जो होगा थोड़ा सा कर्व्ड होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस 2 सेकंड में निकालना है। ये डिस्टेंस 2 सेकंड में कैसे निकालेंगे, तो स्क्रीन पॉज करके सारी चीज़ें लिखिए, ये कैलकुलेशन आप खुद कर लेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे
मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये वेलोसिटी वेक्टर है। अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछता तो मैंने इससे कई सारे सवाल कराए हैं। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एक्स एक्सिस का अलग से कैलकुलेशन कर लो, वाई का अलग से कर लो। एक्स में यहाँ देखो वेलोसिटी 2t है, एक्स का वेलोसिटी 2t है तो वी एक्स इज इक्वल टू 2t, इंटीग्रेशन कर लो। और वी वाई इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो सिंपल हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। ये आसान है। बट अगर डिस्टेंस पूछ रहा है तो डिस्टेंस निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो इस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा √2t का होल स्क्वायर प्लस 2, मतलब ये होगा √4t स्क्वायर, 4t स्क्वायर प्लस 4, इसका मैग्नीट्यूड एक्स और वाई। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कहेंगे अपनी स्पीड, और स्पीड को लिखेंगे dx/dt, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम स्पीड होगा। ये होगा तुम्हारा 4t स्क्वायर प्लस 4। dt को उठा के यहाँ रख दो, dt को उठा के यहाँ रख दो और इसको इंटीग्रेट कर दो। इसको क्या कर दो बेटा, इंटीग्रेट कर दो। तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस ट्रेवल, और इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, √4t स्क्वायर प्लस 4। अब आप यहाँ पे मत रहने दो, इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसे सवाल नहीं आते। फिर मैंने क्यों कराया, मैंने कंसेप्ट सिखाने के लिए कराया बेटा। अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछता है, वेलोसिटी वेक्टर गिवन है, तो आप इसको 2D मोशन एज्यूम ना करके 1D मोशन की तरह सॉल्व करेंगे। x की वेलोसिटी 2t है तो x का डिस्प्लेसमेंट अलग निकालेंगे, y का डिस्प्लेसमेंट अलग निकालेंगे, वेक्टर फॉर्म से डिस्प्लेसमेंट ऐड करेंगे। लेकिन अगर आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है तो क्या करेंगे, तो डिस्टेंस निकालने के लिए इनफाइनाइट वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड को अपन कहेंगे स्पीड। डिस्टेंस निकालने के लिए अपने को स्पीड चाहिए, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या कहेंगे अपन, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड। तो स्पीड निकालेंगे यहाँ से, और स्पीड अगर कांस्टेंट होता, जैसे यहाँ पे स्पीड देखो क्या आया था, कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट होता, जैसे यहाँ पे स्पीड क्या आया था, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट स्पीड है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अगर स्पीड कांस्टेंट आ जाए, टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में स्पीड कैसा आया था, कांस्टेंट आया था। इस क्वेश्चन में भी स्पीड कैसा आया है, कांस्टेंट आया है, तो डायरेक्टली डिस्टेंस निकाल दे, स्पीड इनटू टाइम। लेकिन यहाँ पे स्पीड कैसा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका हो जाएगा स्पीड। dt को यहाँ ले जाएंगे, यहाँ से इंटीग्रेशन कर देंगे, कितने देर में चाहिए, 2 सेकंड में। तो लिमिट रख देंगे इंटीग्रेशन का, यहाँ पे इंटीग्रेशन का लिमिट रख देंगे 0 से 2 और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। बट आपको करना नहीं है, आपको कहानी समझ में आ गई, बहुत है। ठीक है बेटा, तो स्क्रीन पॉज करके आराम से लिख लीजिए।